हेलो फ्रेंड्स, मैं एसके सैनी एमआईसी ग्रुप में एक बार और आपका स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे 12वीं क्लास कॉमर्स बैंकिंग के अंतर्गत क्लियरिंग हाउस समाशोधन गृह क्या होता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि समाशोधन गृह नाम से ही स्पष्ट है। क्लियरिंग हाउस यानी स्पष्ट है कि किसी समस्या का समाधान करना। जिस तरह से आप देखे होंगे कि गांव में एक प्रधान के द्वारा गांव की बहुत सारी समस्या का समाधान कर दिया जाता है कि गांव में एक प्रधान होता है, उसी तरह से इन बैंकिंग समस्या का समाधान करने के लिए एक ऐसी संस्था का निर्माण किया जाता है जिसके सभी सदस्य होते हैं और सदस्य बैंकों की जो समस्या होती है समाशोधन गृह के द्वारा उसका समाधान किया जाता है। तो आइए हम देख सकते हैं कि बैंकों के पास क्या समस्याएं हो सकती हैं और समाशोधन गृह के द्वारा किन समस्याओं का समाधान किया जाता है। आज आप देख सकते हैं कि वर्तमान युग में बैंकिंग शाखाओं का विस्तार लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि व्यक्तियों में जागरूकता आ रही है। व्यक्ति अपने पैसे का प्रयोग बैंक के माध्यम से करना चाहता है या बैंक के माध्यम से कुछ अपना व्यवसाय करना चाहता है। और आज अर्थव्यवस्था का युग आ गया है, तो देश की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के अनुसार लोगों के द्वारा बैंकों की लगातार मांग बढ़ती जा रही है, जिसके कारण एक ही शहर में एक ही बैंक की बहुत सारी शाखाएं होती हैं। जैसे आपको मैं बताऊं कि ये एक बहुत बड़ा मान लीजिए शहर है, जो भी शहर हो, मान लीजिए गोरखपुर ही है। अगर ये गोरखपुर इतना बड़ा शहर है और इसमें बहुत सारे आप देख सकते हैं कि मोहल्ले बटे होते हैं या एरिया बटा होता है, तो एक ही शहर में जैसे मान लीजिए एसबीआई है, इस भी मोहल्ले में हो सकता है एसबीआई, यहाँ भी हो सकता है, 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 यहाँ भी हो सकता है। यानी बड़े बड़े शहरों में या छोटे भी शहरों में एक ही बैंक की अनेक शाखाएं होती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे पीएनबी हो सकता है, यहाँ पे भी पीएनबी हो सकता है, यहाँ भी पीएनबी हो सकता है। मान लीजिए और जगह नहीं है, यहाँ पे सीबीआई सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। यानी एक ही बैंक के विभिन्न शाखाएं एक ही शहर में होती हैं। यानी एक ही शहर में सभी मोहल्ले में सभी एरिया में कई शाखाएं इनकी होती है, जिसके वजह से एक दूसरे के ऊपर चेक, ड्राफ्ट, बिल ऑफ एक्सचेंज लिखते हैं लोग। यानी आधुनिक अर्थव्यवस्था में बैंकिंग शाखाओं के विस्तार के साथ साथ जो क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स है, हमने अभी क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ा। क्या होता है क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट? मैंने बताया था क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट यानी वर्तमान बेस के आधार में भविष्य में भुगतान के लिए लिया गया ऋण ही साख होता है, और उसके जो माध्यम होते हैं बहुत सारे ऐसे क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट जैसे चेक, विनिमय विपत्र, प्रतिज्ञा पत्र और ड्राफ्ट, ऋण पत्र, बहुत सारे ऐसे हमने आपको क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बताया, जिसको हम बोलते हैं ऐच्छिक, जो हमारे इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। तो कहने का मतलब है कि आधुनिक युग में बैंकिंग के शाखाओं का विस्तार होने के साथ साथ लोग क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट का भी प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं, यानी साख पत्रों का प्रयोग ज़्यादा कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया था, यानी चेक का प्रयोग ज़्यादा कर रहे हैं, विनिमय विपत्र जिसको बिल ऑफ एक्सचेंज कहते हैं, ड्राफ्ट का प्रयोग करते हैं। तो व्यापार में बढ़ती हुई गति को ध्यान में रखते हुए व्यापारियों के द्वारा, लोगों के द्वारा इन क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट का लगातार प्रयोग बढ़ता जा रहा है। तो अगर इन एक ही शहर में अगर विभिन्न प्रकार की शाखाएं हों और एक दूसरे के ऊपर चेक लिखा जाता हो, एक दूसरे के ऊपर, जैसे मैंने पंजाब नेशनल बैंक ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिख दिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सेंट्रल बैंक को लिख दिया, सेंट्रल बैंक ने पीएनबी में लिख दिया। क्योंकि आप जान सकते हैं कि जितने भी कस्टमर होते हैं सभी कस्टमरों के जो खाता एक ही बैंक में नहीं होता है,
तो क्या होता है कि किसी ने हमको पंजाब नेशनल बैंक का चेक दे दिया, मेरा खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है, तो हम उस पंजाब नेशनल बैंक वाले चेक का भुगतान प्राप्त करने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में लगा देते हैं और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पंजाब नेशनल बैंक से कलेक्ट करके वो हमारे खाते में डाल देती है और हम उस पैसे को निकाल कर अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर लेते हैं। तो इन्हीं सभी समस्याओं के समाधान के लिए एक क्लियरिंग हाउस की स्थापना की जाती है, यानी एक बड़े शहर में एक बहुत बड़ा शाखाओं का निर्माण होता है जहां पे समाशोधन गृह का कार्य किया जाता है। अगर क्लियरिंग हाउस का काम न हो, उससे न किया जाए, तो प्रतिदिन कैश यानी नगद मुद्रा का लेन देन बढ़ता जाएगा। यानी हम साख पत्र का प्रयोग अगर नहीं करेंगे, अगर साख पत्र का प्रयोग करते हैं और समाशोधन गृह के माध्यम से इसका समाधान नहीं करेंगे, तो हमें कैश में लेन देन ज़्यादा करना पड़ेगा, जिसके वजह से ज़्यादा पत्र मुद्रा का डिमांड करना पड़ेगा और पत्र मुद्रा न होने के वजह से हमारा क्या होगा, कारोबार प्रभावित होगा। तो इस दृष्टिकोण से क्या होता है कि जैसे हमने 10,000 रुपया किसी से लिया, किसी ने हमसे 20,000 रुपया लिया, तो वो 20,000 मुझे दे और 10,000 मैं उसको दूं, तो टोटल जो कैश की जरूरत पड़ेगी 30,000 रुपये की पड़ेगी। यानी मैंने कहा कि अगर ये दो व्यक्ति हैं, इनको ये दिए 20,000 रुपया, इनको दिए और ये दिए 10,000 रुपये, तो अगर कैश में लेन देन हो तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 30,000 रुपया कैश हो जाएगा। लेकिन अगर 10,000 रुपया को बराबर कर दिया जाए, 10,000 रुपये का लेन देन होगा, तो केवल कैश मुद्रा 10,000 रुपया की जरूरत पड़ेगी। यानी जो 20,000 रुपया कर्ज लिया है और किसी ने उसे 10,000 लिया है, तो 10,000 रुपया देना पड़ेगा। यानी इसी को हम बोलते हैं मतलब समाशोधन गृह। यानी बैंक जो होता है, शाखाओं का विस्तार होने के नाते जो चेक है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, ड्राफ्ट है आदि का जो लगातार प्रयोग बढ़ता जा रहा है, अगर ये नहीं होगा तो हमें कैश की ज़्यादा से ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। इसके माध्यम से नकद साख की बचत होगी, नगद मुद्रा की बचत होगी। यानी जो कैश मनी है उसकी हम सेविंग कर सकते हैं, बचत कर सकते हैं। यानी बिना कैश के भी हम अपनी व्यापार कर सकते हैं, बिना कैश के भी हम अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो इसी क्लियरिंग हाउस के द्वारा समस्या का समाधान किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं समाशोधन गृह। इसको बोलते हैं समाशोधन गृह। एक चीज और बता दें कि भारत के अंतर्गत समाशोधन गृह का काम करने का काम जो जिम्मेदारी है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की होती है। लेकिन जहां पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं है, वहां पे समाशोधन गृह का काम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करता है। अगर जहां पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखाएं नहीं है, वहां पे राष्ट्रीयकृत बैंकों के द्वारा, नेशनलाइज बैंकों के द्वारा ये क्लियरिंग हाउस का काम किया जाता है। तो ऐसे ऑप्शन में आता है कि समाशोधन गृह का काम कौन करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और राष्ट्रीयकृत बैंक ऑफ इंडिया और उपर्युक्त सभी। तो हम लगाएंगे उपर्युक्त सभी, क्योंकि ये सभी क्लियरिंग हाउस का काम कर सकते हैं अनुपस्थिति में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। तो एक चीज और बताएं, समाशोधन गृह से अभिप्राय एक ऐसे संगठन से है जो किसी विशेष क्षेत्र के बैंकों के आपसी लेन देन के समाशोधन का कार्य करता है। यानी जो क्या होता है कि ये एक विशेष क्षेत्र, ये बता दें, ये अपने सर्कल के अंतर्गत स्थापित बैंकों के शाखाओं का, यानी सदस्य बैंकों के शाखाओं का ही समस्या का समाधान करता है। ये जैसे मैंने बताया गोरखपुर है, अगर आप देवरिया में चले आए तो यहाँ जो समाशोधन गृह का एक जो हेड ऑफिस बनाया, शाखा बनाया गया है, तो ये देवरिया के समस्या का समाधान नहीं कर सकता है, देलही के शाखा का समाधान नहीं कर सकता है, ये लखनऊ की समस्या का समाधान नहीं कर सकता है, ये स्थानीय चेकों की समस्या का समाधान करता है, उस सर्कल से अधिक दूरी की समस्या का समाधान नहीं करता है। तो आपने देखा कि क्लियरिंग हाउस होता क्या है, ये इस समाशोधन गृह होता क्या है, इसको हम जानने का प्रयास किए। नेक्स्ट हम आपको मिटा के एक बताना चाहेंगे
जैसे आप एक और बात समझ सकते हैं कि क्लीनिंग हाउस की स्थापना सर्वप्रथम ऐसा एक नंबर में आता है कि समाशोधन गृह की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुआ, तो 1755 लंदन में हुआ। यानी जो समाशोधन गृह का जो उत्पत्ति हुआ वो कहाँ पे हुआ, लंदन में हुआ 1755 में। सर्वप्रथम समाशोधन गृह की स्थापना लंदन में हुआ था, जिसको हम ब्रिटेन कहते हैं, और ब्रिटेन की राजधानी लंदन है। जो हमारे देश पे अंग्रेज जो थे उनका हुकूमत था, उसी जो अंग्रेज देश को हम कहते हैं ब्रिटेन, ब्रिटिश, और उसकी राजधानी लंदन है। तो 1755 में समाशोधन गृह की स्थापना लंदन में हुआ था। उसके बाद 1853 में अमेरिका में हुआ था। यानी अगर यह लंदन में और 1853 में अमेरिका में हुआ था, और 1935 में आरबीआई की स्थापना भारत में हुआ, जिसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं। तो इस तरह से कहते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना के बाद भारत में भी क्लीनिंग हाउस का काम शुरू कर दिया गया। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि समाशोधन गृह में जो क्या होता है, जैसे यह समाशोधन गृह होता है, और बहुत सारे जो बैंक होते हैं, ये बैंक होते हैं, इनकी समस्या का क्या करता है, ये क्लीनिंग हाउस है समझिए। ये शहर के बहुत सारे बैंक हैं जिनके चेक का निपटान इस निकासी गृह समाशोधन गृह के द्वारा किया जाता है। किन बैंकों का कर्तव्य है कि जो एक दिन में चेक का भुगतान दिया गया है, उन सभी चेकों का विवरण बना करके वो यहाँ पे क्लीनिंग हाउस के जो काम करती है संस्था, उस संस्था के पास जमा करना। यानी इनका जिम्मेदारी है कि एक दिन का जो क्लीनिंग हाउस जो चेक का लेन देन हुआ है वो सभी ला करके यहाँ पे जमा करें। इसमें जो एक फॉर्म होता है उसमें दो पक्ष होता है, दो ही कॉलम होता है। एक उसमें छपा होता है सदस्य बैंकों का नाम, यानी जो इनका प्रोफार्मा होता है उसमें छपा होता है सदस्य बैंकों का नाम। यानी इस क्लीनिंग हाउस के अंतर्गत कितने सदस्य बैंक हैं, उन्हीं सदस्य बैंकों की समस्या का समाधान इसके द्वारा किया जाएगा, और अन्य बिना जो सदस्य नहीं है उसका नहीं किया जाएगा। यह स्थानीय चेकों के निपटान का काम करता है। तो इस तरह समझ सकते हैं, इसमें जो प्रोफार्मा होता है दो कॉलम होता है, नाम जिसको और जमा, यानी क्रेडिट और डेबिट दो कॉलम होता है। इस दोनों कॉलम में आपको यह बताना है कि कितना हमको पाना है, कितना हमको देना है। विभिन्न बैंकों के चेकों का हमने भुगतान कितना किया, हमने भुगतान कितना प्राप्त किया। यानी क्रेडिट और डेबिट दो पक्ष होता है, इन दोनों पक्षों को बना करके समरी यहाँ पे ले आया जाता है, और जिसके खाते में जो बैलेंस बनता है ये समाशोधन गृह के द्वारा उसके खाते में ये ट्रांसफर कर देता है। यानी बैलेंस बनाने का काम करता है, संतुलन बनाने का काम करता है। जिनके नाम क्रेडिट होगा क्रेडिट करेगा, जिनके नाम डेबिट होगा वो डेबिट करेगा। यानी लेन देन की समस्या का समाधान करता है क्लीनिंग हाउस। आप समझ गए होंगे कि समाशोधन गृह होता क्या है। यानी आधुनिक व्यापारिक बैंकों की शाखाओं का विस्तार लगातार बढ़ने के वजह से व्यक्तियों में क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग लगातार बढ़ता जा रहा है, साख पत्रों का प्रयोग बढ़ता जा रहा है, जिसकी समस्या के समाधान के लिए समाशोधन गृह की स्थापना की जाती है। यह स्थानीय चेकों के भुगतान की समस्या का समाधान किया जाता है, न कि सर्कल से बाहर के चेकों का भुगतान किया जाता है। तो आप जान सकते हैं समाशोधन गृह से अभिप्राय एक ऐसे संगठन से है जो किसी क्षेत्र विशेष के बैंकों के आपसी लेन देन के समस्या का समाधान करता है, समाशोधन का काम करता है, उसी को हम बोलते हैं समाशोधन गृह। आप समझ गए होंगे। अब मैं आपको ये चीज समझाने का प्रयास करता हूं। एक आपको मैंने एक चार्ट बना के रखा है समय बचाने के लिए कि कम से कम समय में आपको हम चार्ट को समझा सकें।
यहाँ पे देख सकते हैं कि समाशोधन विवरण हमने तैयार किया है। ये देनदार बैंक हैं और ये लेनदार बैंक हैं, और जो कुल शेष बचता है, बैलेंस बचता है, वो चीजें हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्हें उधार करना है और इन्हें उधार लेना है, यानी ये उधार देंगे, ये उधार लेंगे। यहाँ पे मैंने केनरा बैंक, विजया बैंक, कारपोरेशन बैंक और योग बता दिया है। यहाँ पे देख सकते हैं केनरा बैंक लेने वाले बैंकों का नाम है और ये देने वाले बैंकों के नाम है। जिन बैंकों ने बैंकों को दिया और जिन बैंकों ने बैंकों से लिया, वो चीजें हैं। हमें केनरा बैंक, तो केनरा बैंक को कर्ज नहीं देगा, यानी सेम टू सेम बैंक में कर्ज नहीं देगा, तो केनरा बैंक, इसलिए हम यहाँ पर डैश बना दें। केनरा बैंक ने विजया बैंक को दिया कितना? 7,000 रुपये। ध्यान रखिएगा, केनरा बैंक ने विजया बैंक को दिया 7,000 और केनरा बैंक ने कारपोरेशन बैंक को दिया 5,000। ये टोटल योग कर देते हैं तो कुल राशि इन्होंने दिया 12,000 रुपया केनरा बैंक ने कारपोरेशन बैंक और विजया बैंक को दिया, 7,000 और 5,000। विजया बैंक ने दिया 9,000, विजया बैंक को देगा नहीं, इसलिए यहाँ पर डैश हो जाएगा। कारपोरेशन बैंक को दिया 5,000, यानी विजया बैंक ने केनरा और कारपोरेशन को दिया 14,000 रुपया, और कारपोरेशन बैंक ने दिया केनरा को 18,000, विजया को 10,000, केनरा को देगा नहीं, तो यानी कारपोरेशन ने टोटल अमाउंट्स दिया 18,000 रुपये। यहाँ पे मैंने योग लिखा है कि केनरा बैंक ने लिया कितना? 17,000 रुपया। विजया बैंक ने कितना लिया? 17,000। और कारपोरेशन बैंक ने लिया कितना? 10,000 रुपया। टोटल जो लेन देन हुआ है 44,000 रुपया का लेन देन हुआ है। तो एक चीज और यहाँ छोटा सा, एक ही जगह हम अभी बिना समरी के आपको बता दे रहे हैं। केनरा ने दिया कितना? विजया को 7,000 और विजया ने केनरा को दिया कितना? 9,000। यही देखिए, यही आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं। केनरा ने दिया कितना? यानी हम देख सकते हैं जो केनरा बैंक है वो 7,000 रुपया दिया है, 7,000 रुपया दिया है विजया को, और विजया ने केनरा को दिया कितना? विजया ने दिया केनरा को 9,000 रुपया। ध्यान दीजिएगा, तो अगर ये जोड़ दिया जाए 9,7 16,000 रुपया हो जाएगा। अगर दोनों का लेन देन जोड़ दिया जाए तो 16,000 रुपया हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, विजया ने केनरा को दिया 9,000 और केनरा ने विजया को दिया 7,000। यहाँ देखिएगा, केनरा ने यहाँ पे विजया को दिया 7,000 और विजया ने केनरा को दिया 9,000। डिफरेंस अमाउंट कितना है? जो डिफरेंस अमाउंट कितना है? 2,000। यानी आप देख सकते हैं कि विजया बैंक ने 2,000 एक्स्ट्रा केनरा बैंक को दिया है। तो जो क्लियरिंग हाउस का काम करने वाला संस्था है, क्लियरिंग हाउस का काम करने वाला संस्था है, यानी विजया बैंक को कितना पाना है? विजया बैंक को पाना है, कितना पाना है? 2,000 रुपया पाना है, क्योंकि केनरा ने दिया विजया को 7,000 और विजया ने केनरा को दिया है 9,000, यानी 2,000 रुपया विजया ने केनरा को अधिक दिया है। तो क्या करेगा ये समाशोधन गृह का जो काम करने वाला है, ये केनरा बैंक से पैसा निकाल करके विजया बैंक को 2,000 रुपया क्या कर देगा? ट्रांसफर कर देगा। केवल कैश में 2,000 यानी ट्रांसफर कर देगा, पैसे की भी जरूरत नहीं है, लेन देन की भी जरूरत नहीं है। जो डिफरेंस अमाउंट 2,000 जिसको प्राप्त करना है उसके खाते में ट्रांसफर कर देता है, बैलेंस बना देता है। इसी को हम बोलते हैं क्लियरिंग हाउस। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कारपोरेशन बैंक ने दिया केनरा को 8,000, कारपोरेशन बैंक ने केनरा को दिया 8,000 रुपया और केनरा ने कारपोरेशन को केनरा ने 5,000 दिया। यहाँ पे देख सकते हैं 5,000 दिया, तो डिफरेंस अमाउंट 3,000 रुपया का हुआ। कारपोरेशन ने केनरा को दिया 8,000 और केनरा ने कारपोरेशन को दिया 5,000, यानी केनरा ने 5,000 दिया और कारपोरेशन ने 8,000 दिया। तो डिफरेंस अमाउंट कितना है? 3,000 रुपये का है। तो 3,000 रुपया क्या करेगा? ये क्रेडिट में है तो उसके नामे है, तो उसमें क्या करेगा? ट्रांसफर कर देगा। और उस तरह से 8 और 5 13,000 रुपये की जरूरत पड़ती और मात्र 3,000 रुपया में आपका काम पड़ गया, चल गया। अब देखिए एक चीज़ और है, समझ गए हम लोग, विजया बैंक, केनरा बैंक हो गया, और यहाँ पे देखते हैं टोटल 17,000 दिया और यहाँ पे टोटल 17,000
क्या किया, यहाँ टोटल 17,000 लिया और 12,000 रुपया दिया, तो 5,000 रुपया का डिफरेंस आ रहा है। तो उस 5,000 का डिफरेंस समाशोधन गृह के माध्यम से किया जाएगा। आइए हम एक और छोटा सा समरी आपको बताने का प्रयास करते हैं। एक और समाशोधन गृह बनाते हैं, बैंक बैंक और यहाँ पे क्रेडिट और यहाँ पे एक डेबिट और ये हो जाएगा आपका बैलेंस, जिसको हम बोलते हैं शेष। यहाँ पे देखेंगे कि केनरा बैंक, विजया बैंक और कॉरपोरेशन बैंक, 3 बैंक की हम बात किए हैं। यहाँ पे केनरा बैंक और विजया बैंक और तीसरा आपका है कॉरपोरेशन बैंक, कॉरपोरेशन बैंक। तो आप देख सकते हैं कि जमा कितना हुआ, 17,000 और 10,000 रुपया। हम देख सकते हैं 17,000, 10,000 रुपया, यानी 17,000 और 17,000 और 10,000 रुपया। क्योंकि आपने देखा क्रेडिट जमा हुआ, कितना हुआ, ये 17,000 और यहाँ विजया बैंक को देख सकते हैं तो 17,000 और कॉरपोरेशन बैंक को देखते हैं ना तो 10,000 रुपया जमा हुआ, इनके खाते में जमा हुआ। और डेबिट कितना हुआ, यानी इन्होंने दिया कितना, लिया तो 17,000 रुपया, 17,000 रुपया, 10,000 रुपया, ये तो लिया इन्होंने। तो लिया, जो चीज लिया जाता है अपने खाते में आता है वो क्रेडिट होता है, और जो मैं देता हूं क्या होता है, डेबिट होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ डेबिट की स्थिति हम देख सकते हैं कि डेबिट में यहाँ पे 12,000, 14,000, 18,000, यानी केनरा बैंक ने दिया आपको 12,000 दिया, फिर विजया बैंक ने दिया 14,000 रुपया दिया, और कॉरपोरेशन बैंक ने दिया आपको 18,000 रुपया, यानी डेबिट। इसके खाते से ये इतना कटा और इसके खाते में इतना जमा हुआ, तो डिफरेंस क्या हो गया, यहाँ पे देख सकते हैं 17,000 और 12,000, यानी प्लस हो जाएगा 5,000, ये क्रेडिट हो जाएगा। और 17,000 में से 14,000 अगर निकालते हैं तो प्लस हो जाएगा 3,000, ये हो जाएगा क्रेडिट। और ये 10,000 है, 18,000 है, तो ये हो जाएगा आपका 8,000 डेबिट हो जाएगा, यानी डीआर हो जाएगा। तो इस तरह हमने समरी बनाया कि कुल जो है कि 5,000 रुपया ये क्रेडिट में है, विजया बैंक 3,000 क्रेडिट में है, और कॉरपोरेशन बैंक 8,000 डेबिट में है। किसका मतलब यह है कि ये इन्होंने 5,000 बैंक से प्राप्त कर लिए हैं, ये 3,000 बैंक से प्राप्त कर लिए हैं, और इसका 8,000 रुपया बैंक को दिया गया है, यानी डेबिट में है। यानी इसको 8,000 रुपया पाना है, इसको 3,000 रुपया देना है, इसको 5,000 रुपया देना है। तो ये जो डिफरेंस अमाउंट है वो ही काम क्लियरिंग हाउस का है। और क्लियरिंग हाउस क्या करता है, जो डिफरेंस अमाउंट है जिनके खाते में ट्रांसफर करना है, ये क्लियरिंग हाउस उनके खाते में ट्रांसफर कर देता है। इन बैंकों को ट्रांसफर करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, ये इसका काम कर देता है। तो चेक के द्वारा इन समस्या का समाधान क्लियरिंग हाउस के द्वारा किया जाता है। समझ गए होंगे कि क्लियरिंग हाउस क्या, समाशोधन गृह क्या है, यानी बैंकिंग जो क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट है उनकी समस्या का समाधान करने की एक संस्था, एक छोटी संस्था है जो सदस्य बैंकों की समस्या का समाधान करती है, अन्य सदस्य बैंकों की समस्या का समाधान नहीं करती है, और स्थानीय चेकों के भुगतान का समस्या का समाधान करती है, न कि स्थान से दूसरे देश, सर्कल से दूर के बैंकों की समस्या का समाधान नहीं करती। तो इस तरह से आज हमने देखा यह जो क्लियरिंग हाउस समाशोधन गृह क्या है, एक संक्षेप में हम समझने का प्रयास किया। आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट हम लेकर के आएंगे जो नेक्स्ट चैप्टर है उसको। अब बने रहिए हमारे साथ, और मैं बहुत सारी छोटी छोटी जानकारियां देने का प्रयास करूंगा। थैंक यू।